सो लास्ट क्लास तक मैंने आपको पोटेंशियल्स करा दिए थे हर सिस्टम के लिए। एक रिंग दी थी मैंने आपको सॉल्व करने के लिए। हुआ किसी से? सबसे हो गया वो या मुझे सॉल्व करना है? मैंने आंसर भी लिख दिया था उसका। सबका मैच कर रहा है? चलो, बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, अगर किसी ने सॉल्व नहीं किया तो आपको दो रिंग दी हुई है ना, दोनों रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल लेना है और उसका डिफरेंस चाहिए था। तो ए रिंग के सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो बी वाली रिंग की वजह से होगा, ए की वजह से बी पर, और दोनों का डिफरेंस ले लेना है। दोनों की वजह से पोटेंशियल लीजिए और इनको आप ऐड कर दीजिए। सो इतना सबसे हो गया था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पोटेंशियल ड्यू टू रिंग के बाद नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या था? अगर दो चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अब आपको कैलकुलेट ये करना है कि वो पोटेंशियल एनर्जी आप मैथमेटिकली कैसे लाओगे। अगर मैं आपको एक चार्ज दे रहा हूं Q1, एक चार्ज दे रहा हूं Q2, आर सेपरेशन पे रख दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी विच इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R नॉट। ये सब हम कर चुके थे। दो पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, फील्ड में दो पॉइंट चार्जेस रख दिए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब आपको ये सीखना है कि पॉइंट चार्जेस के अलावा अगर मैं आपको कंडक्टिंग स्फेयर दे रहा हूं, potential energy of conducting sphere, जो मैंने आपसे कहा स्फेयर इज कंडक्टिंग, तो अब ये हॉलो हो या सॉलिड हो फर्क नहीं पड़ता। हॉलो और सॉलिड दोनों में ही चार्ज आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। मैंने आपको एक स्फेयर दे दिया, कुछ ऐसा स्फेयर दिया कि सारा चार्ज इस स्फेयर की सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। रेडियस है स्फेयर का कैपिटल आर, और मैं आपसे कह रहा हूं इस स्फेयर की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो। तो पहले तो मुझे ये बताओ, क्या इस स्फेयर में कोई पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी? और कोई स्फेयर नहीं है, सिर्फ एक सिंगल स्फेयर है, सिर्फ यही है। अभी बताइए जरा, क्या इस सिंगल स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी? फैजान के अकॉर्डिंग भी नहीं करेगी। धावल, क्या लगता है? एक स्फेयर है, धावल पॉइंट चार्ज नहीं है। नहीं, शायद अभी यहीं शुरू करें। पॉइंट चार्ज नहीं, एक सिंगल स्फेयर दिया हुआ है। हाँ देखो, अस्कर सही कह रही है, करेगी भाई। स्फेयर है, पॉइंट चार्ज नहीं। आप मान सकते हैं स्फेयर पर कितने पॉइंट चार्जेस होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट चार्जेस। अगर मैं आपसे पूछता एक पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर स्फेयर दिया हुआ है, स्फेयर पे तो इनफाइनाइट पॉइंट चार्जेस होंगे। ये वाला पॉइंट चार्ज इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अगर एक सिंगल स्फेयर भी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। इसे कहेंगे सेल्फ इंटरैक्टिंग एनर्जी। सेल्फ इंटरैक्टिंग एनर्जी। और ये भी जो मैं आपको करा रहा हूं, ये आपके स्कूल सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आपके स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड्स में नहीं आएगा। सेल्फ इंडक्टिंग एनर्जी। तो ये आपको स्फेयर दिया है, ये सब कन्विंस्ड है अब कि पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि मैं पॉइंट चार्ज नहीं कह रहा, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि एक पॉइंट चार्ज की, मैं आपको पूरा एक स्फेयर दे रहा हूँ। स्फेयर पे तो कई पॉइंट चार्जेस है, मैं आपसे कह रहा हूँ इस पूरे स्फेयर की पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। सो ये सब कन्विंस्ड है कि स्फेयर की पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर जाएगी। अब आपको कैलकुलेट करना है कि ये पोटेंशियल एनर्जी आप एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे करोगे।
तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आप वर्क डन यूज करो, वर्क डन कैलकुलेट करो। वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको चाहिए वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q, work done in carrying charge Q from infinity to surface of sphere। चार्ज Q को इंफिनिटी से लेकर अर्थ की सरफेस तक लाना है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो देखो, आप जैसे जैसे चार्ज लेकर आओगे यहाँ पोटेंशियल वेरी करेगा। वर्क डन का एक्सप्रेशन मैंने आपको सिखाया था, इट्स चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस प्रॉब्लम को ऐसे समझो, हालांकि डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बट डराइव करके दिखा रहा हूं कि लेट एट एनी इंस्टेंट t चार्ज ऑन स्फीयर इज Q। कोई भी टाइम इंस्टेंट ले लिया, जिस टाइम इंस्टेंट पर स्फीयर पर जो चार्ज है दैट चार्ज इज Q। और ऐसे समझो कि Q इनिशियल और फाइनल चार्ज के बीच का है। इनिशियली 0 था, फाइनली कैपिटल Q हो गया। इनिशियल और फाइनल के बीच में जो चार्ज है दैट इज स्मॉल q, रेडियस इज r। सो पोटेंशियल ऑन द सरफेस जो होगा v, दैट इज q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये पोटेंशियल हो गया इस इंस्टेंट पर। आपको वर्क डन का कब चाहिए था? 0 से कैपिटल Q तक। तो आप एक काम करो, आप एक एक करके तो चार्ज लाओगे, आपको चार्ज dq लेकर आए, इस dq को लाने का वर्क डन ले लो। वर्क डन इन कैरिंग dq फ्रॉम इंफिनिटी टू r। स्फीयर की सरफेस पर इंफिनिटी से लेकर लाने में जो वर्क डन करना होगा वो वर्क डन कैलकुलेट कर लो। फैजान बताओगे वर्क डन कैसे आएगा? स्फीयर की सरफेस पर पोटेंशियल ये है कि dq चार्ज लेकर आना है, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे फैजान? पोटेंशियल दिया है, dq चार्ज को लाने में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सप्रेशन बताओ, मैं सिर्फ dq के लिए पूछ रहा हूं, टोटल के लिए नहीं कह रहा। योगेश तुम बताओगे वर्क डन कैसे आएगा dq चार्ज को लाने में? स्फीयर की सरफेस पर पोटेंशियल v है, dq चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना होगा योगेश? अस्का, वर्क डन कितना होगा dq चार्ज को लाने में? भाई वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, v dq हो गया। dv की वैल्यू रख दो, v ये वर्क डन होगा इट्स q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू dq। ये तो वर्क डन किसके लिए? dq के लिए। आपको चाहिए वर्क डन इन कैरिंग 0 टू q, 0 से लेकर q चार्ज लाने में जो वर्क डन करना होगा, 0 से लेकर कैपिटल Q तक q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r dq। इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे सो देखो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r तो आपका कांस्टेंट है। q का इंटीग्रल हो जाएगा q स्क्वायर बाय 2, लिमिट इज 0 टू कैपिटल Q। सो ये जो वर्क डन है दैट्स q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r।
और यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. दिस वर्क डन gets stored in form of potential energy. तो आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन की इक्वल होगी which is q square by 8 pi epsilon naught r. चलिए इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं. तो जो सेल्फ इंटरैक्टिंग एनर्जी है एक स्फीयर की, दैट सेल्फ इंटरैक्टिंग एनर्जी इज दिस. वर्क डन की इक्वल होगी q स्क्वायर बाय 8 pi epsilon naught r. इस सेल्फ इंटरैक्टिंग एनर्जी को स्फीयर के पोटेंशियल से मत कर लेना कंसीडर. पोटेंशियल अलग चीज है, पोटेंशियल एनर्जी अलग है. सीबीएसई सिलेबस में पोटेंशियल है जो क्यू बाय हमने कराई थे लास्ट क्लास में, क्यू बाय 4 pi epsilon naught आ रहा था. पोटेंशियल एनर्जी नहीं है सेल्फ इंटरैक्टिंग एनर्जी. तो याद रखिएगा ये बाहर किसी से इंटरैक्ट नहीं कर रहा, ये स्फीयर की अपनी एनर्जी है विच इज q स्क्वायर बाय 8 pi epsilon naught r. हाँ हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए बजाज, अब हो जाएगी. ये आ गया वर्क डन, आ गया सेल्फ इंटरैक्टिंग एनर्जी के इक्वल. अब ये तो मुझे डिराइव कराना था. अब ऐसी कंडक्टिंग स्फीयर की जगह वो आपसे क्या है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है. सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आपसे कहता है एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है. अब बताओ उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे. तो देखो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज सिर्फ सरफेस पर नहीं होगा, सरफेस के साथ साथ चार्ज आपको इनसाइड भी मिलेगा. थ्रू आउट द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, दैट चार्ज इज Q. So Q charge is distributed throughout the volume. Throughout the volume जो charge distributed है, that is Q now. आपसे कहता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कीजिए. सेम प्रोसेस होगा, मैं पूरा डिराइव नहीं कर रहा. जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 3q स्क्वायर बाय 20 पाई एप्सिलॉन नॉट r. फर्क सिर्फ इसलिए आएगा क्योंकि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर चेंज हो जाती है ना पोटेंशियल, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है. करा था हमने लास्ट क्लास में डिराइव. इसे लिख लीजिए 3q स्क्वायर बाय 20 बाय एप्सिलॉन नॉट r. इतना लिखिए फिर इस पर क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं इसके ऊपर. मेथड यही होगा. एक्सप्रेशन में जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स के लिए अलग अलग होता है. वो इतना हो जाए बताओ मुझे, इसे रब करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं. तो ये दोनों ही सेल्फ इंटरैक्टिंग एनर्जी सीबीएसई सिलेबस का पार्ट नहीं है. अब कोई कह रहा था कि मेरे स्कूल में करा दिया, तो देखो उसको तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता. मैं तो आपको सिलेबस बता सकता हूँ कि सिलेबस का क्या पार्ट है. आप किसी स्कूल में कुछ टॉपिक्स कराएंगे, कुछ टॉपिक स्किप कर देंगे, तो वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है. सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है. सो यहाँ क्वेश्चन में आपको दो स्फीयर्स दिए हैं, एक सॉलिड स्फीयर दिया है, एक हॉलो स्फीयर दिया है.
सो यहाँ कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे पर, कुछ Q1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका जो रेडियस है दैट इज R1, यहाँ सरफेस पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज Q2 और इसका रेडियस है R2। इन दोनों में जो सेंटर टू सेंटर सेपरेशन है वो सेंटर टू सेंटर सेपरेशन, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन आपको R दिया हुआ है, सेंटर टू सेंटर इसमें जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज R। आपसे कहता है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, आंसर्स बताइए मुझे, ऐसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मुझे आंसर्स बताइए कितना आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। आंसर्स, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी सिस्टम की? ठीक है शुजात, अभी देखते हैं कैसा है ये। ओके, और आंसर किसी का? सईद, आरिफ, थावल, मोटब, Zohaib 3Q1 Q1 square by 5R1। किसी का आंसर नहीं आ रहा। जोहेब का आंसर बिल्कुल सही है, जोहेब सही कर रहा है, सिर्फ जोहेब का सही है। अरे भाई आप पहले काउंट किया करो इंटरेक्शंस कितने। एक सॉलिड स्फेयर है, बना के दिया हुआ है आपको, अंदर चार्ज है सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर के ऊपर कुछ चार्ज दिया हुआ है, या पूरी सरफेस पर चार्ज Q1 है, इनसाइड भी, तो इसकी एक सेल्फ इंटरैक्टिंग एनर्जी होगी U1। सेकंड स्फेयर इस पे चार्ज है, इसकी सेल्फ इंटरैक्टिंग एनर्जी होगी विच इज U2।
स्फेयर 1 और स्फेयर 2 एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेगा, इंटरैक्शन की वजह से एक इंटरैक्शन की एनर्जी आएगी, दैट इज U1। तो इसकी सेल्फ इंटरैक्टिंग एनर्जी, इसकी सेल्फ इंटरैक्टिंग एनर्जी, और दोनों की एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन की एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज फर्स्ट की इंटरैक्टिंग एनर्जी, दूसरे की सेल्फ इंटरैक्टिंग एनर्जी, प्लस पहले और दूसरे की इंटरैक्शन की एनर्जी। तो फर्स्ट जो स्फेयर है कैसा है, सॉलिड स्फेयर, सेल्फ इंटरैक्टिंग एनर्जी अभी बताया था 3q1 स्क्वायर बाय 20 पाई एप्सिलॉन नॉट r1। U2 दूसरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां जो सेल्फ इंटरैक्टिंग एनर्जी होगी दैट इज Q2 स्क्वायर, अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r2। अब जब ये दोनों एक दूसरे से जब इंटरैक्ट करेंगे तो पहला स्फेयर ऐसे बिहेव करेगा, भाई एक स्फेयर बाहर वाले पॉइंट के लिए ऐसे बिहेव करता है कि इसका सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पर है। दूसरा स्फेयर कुछ ऐसे बिहेव करेगा कि इसका भी सारा चार्ज इसके सेंटर पर है। सेंटर टू सेंटर सेपरेशन कितना है, r। तो इसे आप लिख सकते हैं प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स Q1, इट्स Q2 डिवाइडेड बाय r। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी पहले की सेल्फ इंटरैक्टिंग एनर्जी, दूसरे की सेल्फ इंटरैक्टिंग एनर्जी, पहले और दूसरे की इंटरैक्टिंग। चलिए भाई लिख लीजिए। भाई क्लियर हुआ सबका? अस्का, स्वादा, मोटा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको सेल्फ इंटरैक्टिंग एनर्जी एटलीस्ट आनी चाहिए। बोर्ड्स में आपके नहीं आएंगे ये क्वेश्चन, बट एंट्रेंसेस में कॉमन है। अच्छा, इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, उसमें देखो ये स्फेयर पे चार्ज Q1 है और इस स्फेयर पे चार्ज Q2 है। Q1 Q2 भी तो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेगा, और ये हम गॉस लॉ से करते हुए आ रहे हैं कि अगर एक स्फेयर है, पॉइंट आउटसाइड है, तो ये कुछ ऐसे बिहेव करता है कि स्फेयर का सारा चार्ज सेंटर पर है। बाहर के लिए देखो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आया था, डिराइव करा था हमने, Q/4πε0r। पॉइंट चार्ज के लिए भी एग्जैक्ट ये एक्सप्रेशन होता है। तो अगर एक स्फेयर है, पॉइंट बाहर दिया हुआ है, तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि बाहर वाले पॉइंट के लिए स्फेयर ऐसे बिहेव करेगा कि उसका सारा चार्ज स्फेयर के सेंटर पर है। तो पहले स्फेयर के सेंटर पे चार्ज Q1 है, दूसरे के सेंटर पे चार्ज Q2 है, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन R है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो पॉइंट चार्जेस की होती है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। उस्मा, अब वो क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, उसका टाइटल कुछ ऐसा होता है, पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। आपसे कहता है कि एक इंड्यूस चार्ज है, उस इंड्यूस चार्ज के लिए पोटेंशियल निकालिए। तो ये प्रॉब्लम कुछ ऐसी होगी कि आपको एक स्फेयर दे देगा, मान लीजिए एक सॉलिड स्फेयर दे दिया, लेकिन दिस सॉलिड स्फेयर इज कंडक्टिंग।
अब जब मैं कह रहा हूं कंडक्टिंग है तो अभी ये मैं सॉलिड के लिए सॉल्व कर रहा हूं, आप हॉलो के लिए भी करोगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा। तो क्वेश्चन समझिएगा, आपको एक स्फेयर दिया है, जो कंडक्टिंग स्फेयर, सारा चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर की आउटर सरफेस पर एग्जिस्ट करता है। कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर कोई चार्ज नहीं आता, सारा का सारा आउटर सरफेस पर होगा, दैट इज क्यू। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है दैट नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। कंडक्टर का कुछ रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इज कैपिटल आर। अब इसके आगे की कहानी ढंग से समझिए। इस कंडक्टर से कुछ डिस्टेंस पर एक चार्ज रख दिया Q। इस Q की वजह से कंडक्टर की आउटर सरफेस पर कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, दैट्स प्लस क्यू आर। कंडक्टर की इनर सरफेस पर कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, दैट्स माइनस ऑफ क्यू आर, दैट्स इंड्यूस चार्ज, दैट इज इंड्यूस चार्ज। आपसे कहता है कंडक्टर के अंदर कहीं एक पॉइंट दे देगा उठाकर। ये तो देखो सेंटर है कंडक्टर का, ये पॉइंट P दे दिया। इस Q का सेपरेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर इज R, और P से कुछ सेपरेशन X दिया हुआ है। ये X है और ये R है। वो कहता है बताओ भाई P पॉइंट O पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। तो वो कहता है कैलकुलेट पोटेंशियल, एंड अगेन ये स्कूल एग्जाम्स में नहीं आता, मतलब एम्स में आता है, नीट में भी नहीं आता था क्या, और जेई वगैरह में आ सकता है, एम्स में आया करता था, नीट में भी नहीं देता ये। कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एट फर्स्ट पॉइंट है O, सेकेंड पॉइंट है P। तो इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल चाहिए O पॉइंट पर भी और P पॉइंट पर भी, दोनों की वजह से पोटेंशियल चाहिए। सो देखो Q की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आपको दो काम करने हैं। पहले हम O पॉइंट पर लेते हैं पोटेंशियल एट सेंटर। तो सेंटर पे पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। तो देखो इंड्यूस चार्ज तो सरफेस पर है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो अगर आप इंड्यूस चार्ज की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल लोगे तो एक तो पॉजिटिव इंड्यूस की वजह से आएगा Q/4 पाप एप्सिलॉन नॉट R। कल ही सिखाया था मैंने कि इनसाइड वही होता है जो सरफेस पर होता है, माइनस QI, दूसरा नेगेटिव है, बाय 4 पाप एप्सिलॉन नॉट R, कैंसिल हो गया। तो इंड्यूस चार्ज की वजह से सेंटर पे जो पोटेंशियल है दैट इज जीरो, दैट्स द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। इंड्यूस चार्ज की वजह से कुछ नहीं आया। अगर वो आपसे कहे नेट पोटेंशियल बताओ सेंटर पर, तो देखो ये कोई बताएगा मुझे सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा। जो सिस्टम आपको मैंने दिया हुआ है इंड्यूस चार्जेस का तो मैंने आपको बता दिया, बताएगा आप में से सेंटर पर नेट पोटेंशियल कितना होगा। इंड्यूस चार्ज की वजह से नहीं, सारे चार्जेस की वजह से, इंड्यूस की वजह से तो जीरो है। सेंटर पर पोटेंशियल देखना चाह रहा हूँ आप लोग कितना सोच सकते हैं। जैद का आया KQ/R, जुनैद का 3/2 KQ/R। जुनैद जरा अपना 3/2 वाला एक्सप्रेशन पलट के देखो, वो कंडक्टिंग के लिए था नॉन कंडक्टिंग के लिए था। वजाहत KQ/R प्लस Q/R। मोमिना KQ/R। अस्का, सौदा, आरिफ, तौहीद, अलमास,
इसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल। मोटा सिर्फ एक वजाहत का आंसर करेक्ट है, सिर्फ वजाहत का करेक्ट है, बाकी सब गड़बड़ कर रहे हैं। अरे भाई स्फेयर पर ये चार्ज क्यू भी तो है, तो स्फेयर के सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा स्फेयर ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल क्यू। तो जो सेंटर पर पोटेंशियल होगा वो सेंटर पर पोटेंशियल इन सब की वजह से आएगा। कैपिटल क्यू भी जनरेट करेगा, इंड्यूस चार्ज भी जनरेट करेगा और ये स्मॉल क्यू भी जनरेट करेगा, सबका पोटेंशियल उसका सम आएगा। तो सेंटर पर जो पोटेंशियल आया ओ, भाई कैपिटल क्यू तो सरफेस पर है, अंदर कितना होता है, इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इट्स क्यू बाय आर। भाई सॉलिड वाला एक्सप्रेशन ना यूज करो जिसमें 3/8 हो जाता है, तो सॉलिड के लिए। यहाँ तो मैंने आपको सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए, यहाँ तो कंडक्टिंग दिया हुआ है। प्लस वी इंड्यूस तो मैं लिख चुका हूँ 0। क्यू, ये चार्ज क्यू है, सेंटर से कितना सेपरेशन दिया हुआ है, आर सेपरेशन दिया है। So it's 1/4 pi epsilon naught, it's q by r. So 1/4 pi epsilon naught हमने कॉमन ले लिया, it's capital Q by r plus q by small r. This is potential at the center. ये सेंटर पे पोटेंशियल आ गया। अब इसके बाद P पॉइंट पर चाहिए पोटेंशियल। मुझे बस पहले कोई इतना बता दो कि इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल एट P चाहिए मुझे, इंड्यूस चार्ज की वजह से। फैजान तुम्हें क्या हो गया, तुम बहुत गलत तरह से सोचने लगे हो। ये क्या दिमाग बिल्कुल ही चलना बंद कर दिया दिमाग ने। पोटेंशियल एट P ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। तुम 11th में बहुत ढंग से सोचा करते थे, तुम्हारे आंसर्स बड़े लॉजिकल होते थे। हाँ मुझे सिर्फ ये बताइए कि इंड्यूस चार्ज की वजह से फैजान कह रहा है 0 होगा, 0 होगा या नॉन 0 होगा? हाँ ज़ैद सरफेस पर भी यही होगा। भाई देखिए ये जो P पॉइंट है, यहां जो मैंने पॉइंट P दिया हुआ है, ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड थोड़ी ना है इंड्यूस चार्जेस के रिस्पेक्ट से। तो पता नहीं है आपको यहाँ क्या होगा। देखो पूरी सरफेस पर इंड्यूस चार्जेस हैं, किसी पॉइंट से दूर है, किसी पॉइंट से पास है, मुझे नहीं पता पी पर पोटेंशियल क्या होगा। मुझे सिर्फ ये पता है पी पर जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, ये नॉन जीरो। अब इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम है, तो इसके लिए एक काम करते हैं, नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं पी पर। नेट पोटेंशियल एट पी। सो पी पर जो नेट पोटेंशियल होगा वो क्या होगा भाई, पी पर पोटेंशियल कैपिटल क्यू जनरेट करेगा, पी पर पोटेंशियल इंड्यूस चार्ज जनरेट करेगा जो अननोन होगा, प्लस पी पर पोटेंशियल स्मॉल क्यू जनरेट करेगा। इतना लिखिए और मुझे बताइए इतना हो जाए तो इसे रब करते हैं। और ये भी आपके स्कूल एग्जाम्स में नहीं आएगा। पी पर पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए जब इतना हो जाए। क्वेश्चन जरूर लिखना, नोट्स इनकम्प्लीट रह जाएंगे।
सो P पर जो नेट पोटेंशियल होगा वो कैपिटल Q की वजह से आएगा। भाई देखो, सिखाया था आपको कि अगर एक कंडक्टिंग स्फेयर है उसकी सरफेस पर कैलकुलेट करो या इनसाइड कैलकुलेट करो, पोटेंशियल सेम होता है। तो कैपिटल की वजह से P इनसाइड जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वही एक्सप्रेशन होगा, Q/4πε0r। सिखाया था कंडक्टर के सरफेस और इनसाइड, याद है? अच्छा, अब समझने की कोशिश यहां से करो। तो देखो VQ, ये Q दिया हुआ है, Q की वजह से इनसाइड कैलकुलेट करना है। देखो, समझ में आने के लिए और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मैं आप में से कई लोगों को आंसर्स देख के समझ में आ जाता है कि पिछला आप कुछ भी याद नहीं रखते। मतलब सिर्फ IQ लेवल की बेसिस पर काम नहीं होता, कुछ बेसिक नॉलेज भी तो होनी चाहिए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब जहां मैं जा रहा हूँ वो टफ पोर्शन है, उस टफ पोर्शन को हैंडल करने के लिए वो आंसर्स दिख जाते हैं। कई लोगों के आंसर्स आने बिल्कुल बंद हो जाते हैं जिनके पहले तक आते थे। तो जैसे ही मैं आगे आगे मूव करूंगा, मुझे एटलीस्ट वो बेसिक फिजिक्स चाहिए जो आपको मैं करा चुका हूँ, जो मैं बहुत स्लो कराता हूँ। आप लोग खुद कहते हैं मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, उसके बावजूद भी ये हाल है कि बेसिक चीजें भी याद नहीं है। पूछ रहा हूँ कंडक्टिंग स्फेयर का फॉर्मूला लिखा जा रहा है नॉन कंडक्टिंग स्फेयर का, ऐसे नहीं हो पाता। मतलब ऐसे जो आपने टारगेट बनाए ऐसे नहीं अचीव होता। 1.5 घंटे के लेक्चर के लिए आपके पास कम से कम 1 घंटा अपनी सेल्फ स्टडी का होना चाहिए कि आने से पहले आप जरा पलट के देखो कि आपने क्या क्या किया था। वरना कुछ दिनों के बाद तो मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा ढंग से, क्योंकि सब चीजें इंटर रिलेटेड होंगी। नया टॉपिक होता है, मेरे लिए समझाना आसान होता है। जो चीजें पिछले से कनेक्ट होकर आ रही हैं वहां तो आपको याद नहीं होगा, तो नहीं समझा पाऊंगा। सो इसकी सरफेस पर चार्ज क्यू है, इनसाइड कैलकुलेट करना है। कंडक्टिंग में सिखाया था कि जो पोटेंशियल सरफेस पर होता है वही इनसाइड होता है। तो इनसाइड इज Q/4πε0r। वी इंड्यूस हमें पता नहीं, दैट्स वी इंड्यूस। Q की वजह से यहाँ पोटेंशियल चाहिए। Q से सेपरेशन कितना है? X, विच इज Q/4πε0x। अब एक चीज और याद रखिए, मैंने आपको सिखाया था नेट पोटेंशियल सरफेस और इनसाइड सेम रहता है। मींस इनसाइड आप पॉइंट P ले लो या पॉइंट O ले लो, दोनों पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल होगा दैट पोटेंशियल इज सेम। पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड अ कंडक्टर। ये आपको डिराइव करके भी दिखाया था मैंने कि सरफेस और इनसाइड वैल्यूज एग्जैक्टली सेम आती है। तो जब यहां वैल्यू सेम है तो आप लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट सेंटर और पोटेंशियल एट P सेम होगा। इसे मैं कह देता हूं दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं कह देता हूं दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज 3। 1 और 2 को 3 में रखिए और मुझे बताइए इंड्यूस कितना आ रहा है। जो आप में से कई लोग कहते हैं ना, मैसेजेस भी आए थे कि सर स्पीड बढ़ा दीजिए। मैं स्पीड इसीलिए नहीं बढ़ाता, इस स्पीड में यह हाल है कि पिछला याद नहीं रहता। कोई मतलब नहीं होता 100% करके जाओ और 20% भी वहां लिख कर मत आओ। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, नवंबर की जगह दिसंबर में सिलेबस मेरा कंप्लीट हो पाता है, लेकिन एटलीस्ट आपको सीख के जाओगे। मैं तेज भागूंगा, 15-20 बच्चे हैं बैच में जो कर देंगे, बाकी 50 होंगे जो बैठे हुए देखेंगे कि हो क्या रहा था। और इत्तेफाक ये उन 15-20 में से कोई नहीं कहता कि तेज भागे, क्योंकि वो जाहिर बात है वर्कआउट करते हैं न्यूमेरिकल्स, उसमें टाइम लगता है। हम्म, करिए, निकालिए वी इंड्यूस कितना होगा। फैजान, आप समझ में आया कुछ? फैजान, हुआ अब कुछ? हम्म,
तो देखो ओ पर जब आपने पोटेंशियल कैलकुलेट किया तो ओ पर पोटेंशियल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाय आर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू बाय आर. It's q by 4 pi epsilon naught capital R plus V induce plus q by 4 pi epsilon naught x. हाँ अब सही है, ये इसे कैंसिल कर देगा तो यहां से V इंड्यूस आ जाएगा 1/4 pi epsilon naught it's q by r minus q by x. भाई कुछ टेक्स्ट बुक्स में जो मैंने इतना लेंदी कराया है उससे वो 3 स्टेप्स में खत्म कर देंगे. उन 3 स्टेप्स में ये आंसर्स आ जाते हैं लेकिन लॉजिक कोई नहीं है उसमें, वो सिर्फ ट्रिक्स हैं जिससे आंसर निकाला जा सकता है. अब वो तो इसके बाद आप सब कर सकते हैं कि इसको यूज कर कर कुछ भी उल्टे सीधे स्टेप्स ले लो कि आंसर आ जाए, बट एक्चुअल फिजिक्स ये है इसके पीछे की. सो हो सकता है कुछ टेक्स्ट बुक्स में ये 2 स्टेप्स में खत्म करके रख दे, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपके जेई के लिए और एम्स चूंकि अब मर्ज हो गया नीट के साथ तो कहा नहीं जा सकता है कि नीट में भी शायद डाल दे. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इतना हुआ, रब करूं इसे. अच्छा एक चीज और है, इस संडे लर्निव्यू में ना एक क्लास और होती है, सैट और कुछ इंटरनेशनल ओलंपियाड्स हैं. मतलब इसके लिए भी हम प्रिपेयर कराते हैं स्टूडेंट्स को, तो ये हम ऑर्किड में तो नहीं करा पाते हैं, बट ये क्लास है. आप में से जो इंटरेस्टेड हो मुझे मैसेज कर देना, मैं ग्रुप पर इसकी डिटेल्स नहीं डालूंगा. और जो लोग इंटरेस्टेड नहीं आते हैं वो आकर और बर्बाद कर देते हैं क्लास को. तो जो लोग इंटरेस्टेड हो इसमें मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि जो सिलेबस आपका 11th-12th का है ना वही सिलेबस जेई नीट का है. न्यूमेरिकल के स्टैंडर्ड में थोड़ा फर्क होता है, 2-4 टॉपिक बढ़ जाते हैं. वही सिलेबस सैट का है, वही सिलेबस ओलंपियाड का है. तो अगर आप इसके लिए ढंग से पढ़ रहे हो, मतलब आप रट नहीं रहे, तो फिर आपके लिए ये और ये बहुत मुश्किल काम नहीं होते. इनफैक्ट इसका स्टैंडर्ड तो जेई नीट से भी कम होता है. फिजिक्स कराएंगे तो हम सब अभी फिजिक्स है, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स है लर्निंग के वो फिजिक्स के ही हैं अभी. सो मैं क्लास नहीं लूंगा, यहाँ जो क्लास लेंगे वो इन्हीं चीजों में डील करता है. तो पहले तो थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्लास होगी कि ये होता क्या है, फॉर्म्स वगैरह का क्या होगा, क्वेश्चंस किसके होते हैं. क्योंकि सैट का जो लेवल 1 है उसके लिए तो कुछ खास नहीं चाहिए, तो बेसिक मैथ्स आती है. सैट के 2 में फिर सब्जेक्ट वाइज होता है, तो सैट 2 फिजिक्स और इंटरनेशनल ओलंपियाड एग्जैक्ट सेम रहता है. उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप मुझे मैसेज कीजिएगा, तब मैं टाइमिंग्स बता पाऊंगा, मीटिंग आईडी दे पाऊंगा. रेगुलर में नहीं डाल सकता. ये कंप्लीट हुआ. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर. देखिए पोटेंशियल खत्म हो गया, पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गया, यहां से कैपेसिटेंस स्टार्ट होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर. फैजान ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं मांगी थी. वजाहत रॉड का तो मैं करा चुका हूँ ना, इनफाइनाइट रॉड का, इनफाइनाइट वायर का कल ही तो कराया था कि पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में पहले तो यही है कि कंडक्टर की डेफिनेशंस क्या है, कि कंडक्टर होता क्या है. तो देखो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस सिर्फ इस चीज का है कि अगर आपने कंडक्टर ले लिया, मान लीजिए कॉपर का आपने कंडक्टर ले लिया, तो इस कंडक्टर में
कॉपर के कुछ आयंस होंगे और उन आयंस के बीच में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। होता है कि अगर आपने कॉपर का कंडक्टर बनाया तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा, Cu2+ आयंस और 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो Cu2+ आयंस भी इसमें एग्जिस्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व कर रहे होंगे। ये कंडक्टर है। सो कंडक्टर हैव, अब ये जो आयंस हैं, these ions are immobile, ये immobile ions है, मूव नहीं कर सकते। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं these are free, मोबाइल है, ये फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं। आयंस मूव नहीं करेंगे, आयंस अपनी जगह फिक्स्ड होंगे। सो कंडक्टर्स हैव immobile ions and free electrons. सो कंडक्टर्स के पास immobile ions होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Immobile ions and free electrons. These electrons, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। फ्री इलेक्ट्रॉन्स which are also known as free electrons. और यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टिविटी के लिए। These free electrons are responsible for electric conductivity. रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। हाँ, उसमें क्या इमोबाइल आयंस आर ऑलवेज इन कंडक्टर। हाँ भाई, हर कंडक्टर में इमोबाइल आयंस होंगे, हर कंडक्टर में। अब इसको फ्री इलेक्ट्रॉन गैस कुछ ऐसे कहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने एक ग्लास चैम्बर ले लिया, इट्स अ ग्लास चैम्बर। भाई कंडक्टर यही ढंग से समझ लेना, जब मैं 3rd चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो वहां भी कंडक्टर्स हैं, दोबारा नहीं डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने एक ग्लास चैम्बर लिया और इस ग्लास चैम्बर में कुछ आपने स्फेयर रख दिया, ये बड़े बड़े स्फेयर्स रखे हुए हैं, ये स्फेयर्स इमोबाइल होंगे, जो इमोबाइल आयंस का काम करेंगे। इन स्फेयर्स के बीच में आपने कोई गैस रिलीज कर दी। ये जो गैस होगी, गैस के एटम्स का मोशन कैसा होगा? रैंडमली मूव करेंगे। इन गैस के एटम्स का जो मोशन होगा, वही मोशन कुछ इलेक्ट्रॉन्स का होता है। इमोबाइल आयंस समझ नहीं आया भाई? अगर आपने एक कंडक्टर लिया, मान लीजिए कॉपर का कंडक्टर लिया, उस कॉपर के कंडक्टर में कॉपर के आयंस होंगे, जो आयंस अपनी जगह रेस्ट में होते हैं, आयंस मूव नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस कंडक्टर में, जो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो इमोबाइल आयंस का मतलब है आयंस हैं जो मूव नहीं करते, अपनी जगह फिक्स पोजीशन पर है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं। अमान, अब समझ में आया? हाँ। जुनैद, ग्लास चैम्बर। भाई आपने एक ग्लास का पोर्शन ले लिया, एक ग्लास लिया, उस ग्लास का आपने क्यूब ले लिया, ये ग्लास चैम्बर है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन गैस क्यों कहते हैं। ये बेसिकली एक एनालॉग टर्म है। क्या आपने एक ग्लास लिया, ग्लास का चैम्बर ले लिया, ग्लास का क्यूब लिया, उस क्यूब में कुछ स्फेयर रख दिए, वो स्फेयर्स मूव नहीं कर सकते, स्फेयर्स रेस्ट में होंगे, वो स्फेयर्स हैं आयंस की तरह। वहां आपने कोई गैस रिलीज कर दी, गैस के मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूअसली मूव करेंगे, तो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट आर लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे इस चैम्बर में गैस मूव करेगी, ऐसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जुनैद, समझ में आया ग्लास चैम्बर कहां से आया? कंडक्टर्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं। सारी प्रॉपर्टीज ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करेंगे। नहीं फायदा, गैस के एटम्स इतने हैवी नहीं होते कि स्फेयर को मूव करा दें।
ऐसा होता तो एयर की वजह से सब मूव कर जाता ना, एयर मॉलिक्यूल्स भी तो इस रूम में मूव कर रहे होंगे जहां आप बैठी हुई हैं। ई कोई सिस्टम नहीं है ना, ई इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप उसमें कह सकते हैं कि ये सिस्टम है। चलो भाई इतना लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, सो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is zero. A conductor is zero. तो अगर आपने कंडक्टर ले लिया, उस कंडक्टर के अंदर जो नेट फील्ड होगी दैट नेट फील्ड इज जीरो। कंडक्टर के अंदर फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर मैं आपको एक कंडक्टर दे दूं, हॉलो हो या सॉलिड, हमने कई जगह प्रूफ किया है, गॉस लॉ से भी प्रूफ किया था फर्स्ट चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो आती है। कंडक्टर के अंदर फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। सेकेंड प्रॉपर्टी है नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, is zero. Charge resides only on the outer surface. Charge resides only on the outer surface. जब भी आपने कोई कंडक्टर लिया, किसी भी रैंडम शेप का कंडक्टर ले लो, जब भी आप चार्ज दोगे वो सारा का सारा चार्ज कंडक्टर की सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पर होगा, सिर्फ यहाँ। इनसाइड द कंडक्टर जो नेट चार्ज होगा दैट नेट चार्ज विल बी जीरो। तो नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, सारा चार्ज आउटर सरफेस पर एग्जिस्ट करेगा। ये प्रूफ भी करवा लेता है, कहता है इसको प्रूफ करके देखो। तो देखो बड़ा आसान सा प्रूफ है, गॉस लॉ से प्रूफ कर लेते हैं कि इनसाइड द कंडक्टर एक गॉसियन सरफेस ले लेता है। तो प्रूफ के लिए कंसिडर अ गॉसियन सरफेस इनसाइड कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर आपने गॉसियन सरफेस ले ली, आप लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सरफेस ले ली तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ मैंने यूज कर लिया। अब आपको ये पता है कि E इनसाइड द कंडक्टर जो फील्ड होगी दैट फील्ड इज जीरो। तो आप लिख सकते हैं जीरो इज Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप लिख सकते हो Q इनक्लोज्ड कितना है, जीरो। बस गॉस लॉ सिंपल यूज कर दिया, ये फैक्ट यूज कर दिया, प्रॉपर्टी वन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, तो चार्ज इनसाइड जीरो आएगा। इतना लिखिए, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। डाउट्स बताइए मुझे अगर इन दोनों में कहीं कोई डाउट है। फर्स्ट वाला हमने गॉस लॉ में भी प्रूफ किया था, आगे एक पोलराइजेशन टॉपिक और है, वहां भी हम फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ कर लेंगे। फजान मैंने सिर्फ गॉस लॉ यूज किया है, इस कंडक्टर के अंदर एक गॉसियन सरफेस यूज कर ली, ये गॉसियन सरफेस है इनसाइड द कंडक्टर, गॉसियन सरफेस ली,
गॉस लॉ लगा दिया। गॉस लॉ कहता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट्स गॉस लॉ। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है जीरो होती है, ई जीरो रख दिया। तो ई जीरो रखने का क्या मतलब है, ये पूरी टर्म जीरो आ जाएगी, जीरो इज क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से क्यू इनक्लोज कितना आ गया, जीरो। बस गॉस लॉ में ई जीरो रखा है और कुछ नहीं। सेम क्या है, कैसे सेम एज अमान, अगर वहां फोर्स भी जीरो है तो फोर्स भी तो नहीं है, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म हो जाएगी, लिमिट यूज करनी पड़ेगी। ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें एफ तो पता ही नहीं है, एफ बाई क्यू में एफ भी तो जीरो है, जीरो बाय जीरो फॉर्म हो जाएगी। तो डायरेक्टली तो सॉल्व कर ही नहीं सकते, एल ऑपिटल रूल होता है, उसको अप्लाई करोगे तब जाके सॉल्व होगा। भाई फर्स्ट पोस्टुलेट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है जेड, सेकंड पोस्टुलेट में चार्ज जीरो है, फील्ड और चार्ज दोनों एक चीज कैसे हो गई। वो एक अलग बात है कि एक दूसरे से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज तो अलग हैं। एक में नेट फील्ड जीरो, एक में चार्ज जीरो। चार्ज और फील्ड तो अलग अलग चीज है। अच्छा ये सबने लिख लिया, रब कर दूं इसे। नेक्स्ट देखिए थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to surface of conductor its value is sigma by epsilon naught। कंडक्टर की सरफेस के हमेशा फील्ड परपेंडिकुलर होगी और उस फील्ड की वैल्यू हमेशा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आती है। तो देखो कैसे प्रूव करोगे, आपने एक रैंडम शेप का कंडक्टर ले लिया, जो भी आपने चार्ज दिया वो सारा का सारा चार्ज कंडक्टर की आउटर सरफेस पर होगा, इज एन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। मैंने यहां पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले ली, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली हुई है। इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पर ऊपर कुछ चार्ज गिवन है विच इज सिग्मा। सिग्मा चार्ज है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की। सो कंसिडर अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अभी जो सरफेस भी आपने ली है, इसके टॉप सरफेस का जो एरिया है दैट इज डेल्टा एस, having area of ends delta s। डेल्टा एस लिखने का सिर्फ ये रीजन है, बहुत ही छोटा हमने सिलेंडर ले लिया। आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है तो जरा गॉस लॉ रिकॉल करो। अगर गॉस लॉ से फील्ड कैलकुलेट करनी होती है तो पहले आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे थ्रू द सिलेंडर, और सिलेंडर में सिखाया था मैंने आपको, अब भूल गए हो तो आप बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। सिलेंडर को आप पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहले हम टॉप सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। फ्लक्स थ्रू टॉप सरफेस ऑफ सिलेंडर, डी फाई कह देते हैं भाई। फ्लक्स होगा ई डॉट डेल्टा एस। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगी, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी आपको सिखाया था कि एरिया वेक्टर नॉर्मल होता है। सो ई और डेल्टा एस दोनों नॉर्मल है, तो दोनों में जो एंगल होगा दैट 0 डिग्री। तो
तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो डेल्टा फाई होगा, दैट डेल्टा फाई इज ई डॉट डेल्टा एस। तो डेल्टा फाई हो गया दैट इज ई डेल्टा एस कॉस जीरो, डेल्टा फाई इज ई डेल्टा एस, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। अब जो बाकी सिलेंडर है ना, ये पोर्शन कंडक्टर के अंदर है, बाकी पूरा सिर्फ ये जो टॉप सरफेस है ये सरफेस ऑफ कंडक्टर के साथ है, बाकी पूरा सिलेंडर इनसाइड द कंडक्टर है। तो फ्लक्स थ्रू को मुझे बताएगा इस बाकी के सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास होगा? फ्लक्स थ्रू पोर्शन ऑफ सिलेंडर इनसाइड कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जो सिलेंडर का पोर्शन होगा उसकी वजह से फ्लक्स जीरो हो जाएगा। रीजन क्या है? ये अंदर जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। तो जब फील्ड जीरो तो फ्लक्स भी जीरो होगा, ई इनसाइड इज जीरो। सो जो टोटल फ्लक्स होगा थ्रू सिलेंडर, टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, सिलेंडर से जो टोटल फ्लक्स पास होगा, दैट टोटल फ्लक्स इज डेल्टा फाई which is E delta S, that is equation number 2। अब आप एक काम कीजिए, अब इसमें कुछ चार्ज भी तो इनक्लोज किया होगा। देखो ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर ने ये जो सरफेस है, सरफेस का कुछ पोर्शन कट किया होगा, उस पोर्शन का भी एरिया क्या होगा? डेल्टा एस। ये चार्ज तो सरफेस पता है ना, ऐसी एक सरफेस है, इस सरफेस पर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, सिलेंडर ने सरफेस का एक पोर्शन काट लिया, तो सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना होगा? इसने सरफेस का जितना पोर्शन काटा है उस पोर्शन में जो चार्ज होगा वही क्यू इनक्लोज्ड है। तो यहां आप ऐसे लिख सकते हो क्यू इनक्लोज्ड इज चार्ज ऑन डेल्टा एस एरिया। तो डेल्टा एस एरिया पे जो चार्ज है दैट इज क्यू इनक्लोज, इसको डेल्टा क्यू इनक्लोज कह देता है। हाँ, तो देखो सिग्मा की डेफिनेशन यूज कर लो। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा है इस कंडक्टर की, सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया। तो ये आ जाएगा डेल्टा क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय डेल्टा एस। सो ये डेल्टा क्यू इनक्लोज्ड आ गया विच इज सिग्मा डेल्टा एस, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब गॉस लॉ अप्लाई कर दो। जब गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो डेल्टा फाई होता है डेल्टा क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ यही था ना, सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? सिग्मा डेल्टा एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अगर आप में से किसी का ये पोर्शन मिस हुआ था, गॉस लॉ वाला या सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो आज 8 बजे एक क्लास है जिसमें मुझे ये सब चीजें कवर करनी है। तो अगर किसी का मिस हुआ था, आज 8 बजे वाली क्लास ज्वाइन करो। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। 2 और 4 को इक्वेट करो और देखो फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा। दिस इज 4। इक्वेट 2 एंड 4। हाँ, मीटिंग आईडी सेम है। मीटिंग आईडी चेंज होगी तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, वैसे मीटिंग आईडी यही रखूंगा मैं 8 बजे। इक्वेट कर लो और इक्वेट करने के बाद ई कैलकुलेट कर दो, वही सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जो मैंने लिखा था वही आ जाएगा। इतना हो जाए तो बताइए सर, अब कर दो।
अब जब आप इक्वेट करोगे इन्हें, सो देखो ये था ई डेल्टा एस और ये था सिग्मा डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा एस ने डेल्टा एस कैंसिल कर दिया, ई आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर फॉर्म में लोगे तो एन कैप और आ जाएगा। तो अगर आपने एक कंडक्टर ले लिया, उस कंडक्टर की सरफेस पर फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नाउ, एंड दिस रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। ये हमने इससे पहले भी डिराइव करा है स्फेयर के लिए, लेकिन तब सिर्फ स्फेयर कंसीडर किया था। अब तो मैं एक रैंडम शेप का कंडक्टर ले रहा हूँ, किसी भी शेप किसी भी साइज का कंडक्टर हो, उसकी सरफेस पर फील्ड इज ऑलवेज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नाउ। इतना लिखिए, फिर से रब करते हैं। तो भाई जब आप ये कहते हो ना इनसाइड फील्ड जीरो है, तो इसके लिए जरूरी है कि फील्ड परपेंडिकुलर हो। मान लो अगर मैं कहता हूँ फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल पर है, तो फील्ड का एक कंपोनेंट तो इनसाइड चला जाएगा। जब हम कह रहे हैं इनसाइड फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब कोई कंपोनेंट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो टोटल की टोटल फील्ड आप कैसे लेंगे? परपेंडिकुलर। इसीलिए स्टार्टिंग से परपेंडिकुलर लेके जा रहे हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से फॉलो अप हो रहा है। तौहीद हो गया, इतना हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये? थर्ड प्रॉपर्टी थी, फोर्थ थी? फील्ड हो गई, थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ देखो, फोर्थ कंडक्टर की जो सरफेस है, ये भी हमने इस फेयर में प्रूव किया था कि कंडक्टर में थ्रू आउट द बॉडी पोटेंशियल सेम होता है। जो पोटेंशियल सरफेस पर मिलता है वही पोटेंशियल इनसाइड मिलता है। तो उसे आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is constant throughout the body of conductor. Throughout the body of conductor. Its value is same on surface and inside. जो वैल्यू सरफेस पर होगी वही इनसाइड होगी। तो अगर मैं आपको ये पोटेंशियल दे दूं, मैं आपसे कहता हूं यहाँ पोटेंशियल V है, कंडक्टर दे दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पोटेंशियल V है, तो अंदर भी हर जगह पोटेंशियल V होगा। ये आप यहाँ से फॉलो अप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना माइनस ऑफ dB ओवर dr, इनसाइड फील्ड जीरो है, तो आप लिख सकते हैं dV बाय dr इज जीरो। दैट मीन्स V कैसा होगा? कांस्टेंट। तो अगर आपने कंडक्टर ले लिया, पूरी बॉडी के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। अगर मैं कह रहा हूँ कंडक्टर के लिए पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो सरफेस पर भी 2 वोल्ट होगा, इनसाइड भी 2 वोल्ट जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हैं दैट कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप कह सकते हो दैट कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ता है। चलिए, ये खत्म हुआ। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी कंडक्टर्स की कि अंदर फील्ड जीरो होगी, अंदर चार्ज जीरो होगा, चार्ज सरफेस पर होगा, पोटेंशियल थ्रू आउट द बॉडी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद एक टर्म आती है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग सिंपल वर्ड है, कहता है अगर आपको एक कंडक्टर दे दिया, इस कंडक्टर के अंदर आपने कोई कैविटी कर दी, कोई स्पेस ले ली इनसाइड द कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर जो स्पेस होगी वो हर तरह के इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से इंडिपेंडेंट होती है। में स्पेस के अंदर फील्ड भी नहीं आ सकती, यहाँ ई भी जीरो होगा, यहाँ चार्ज भी जीरो होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज समथिंग स्पेस, और इसे ऐसे भी कहेगा कैविटी इनसाइड द कंडक्टर is free from electric field। आप जो भी चार्ज दोगे वो चार्ज सरफेस पर होगा, आप जो भी फील्ड दोगे कंडक्टर को वो फील्ड कंडक्टर की सरफेस पर होगी। इनसाइड द कंडक्टर कोई फील्ड नहीं होगी, इनसाइड द कंडक्टर कोई चार्ज नहीं होगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। लिखिए तो। तो अगर आपको कोई ऐसी जगह चाहिए जहां किसी का इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट ना करता हो, हाँ देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मींस स्पेस इनसाइड कंडक्टर। अगर आपको एक कंडक्टर दिया हुआ है, उस कंडक्टर के अंदर जो स्पेस होगी वो हर तरह के इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से फ्री है, फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आप बाहर कुछ भी कर दो, कुछ भी फील्ड अप्लाई कर दो, चार्ज अप्लाई कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन उसका कोई भी इफेक्ट इनसाइड नहीं पहुंचेगा। कंडक्टर के इनसाइड स्पेस सारी चीजों से फ्री होगी, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जुनैद मैं यही तो कह रहा हूं, कैविटी के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर आप कैविटी में कुछ चार्ज रख भी दोगे, मान लीजिए आपने यहाँ +2 कूलम चार्ज रख दिया, तो ये तो पूरा सॉलिड कंडक्टर है, इसके बीच में आपने कैविटी कर दी, ये +2 है तो यहाँ -2 जाएगा, और उसकी बाहर की सरफेस पर +2 जाएगा। अगर +2 है तो इनर सरफेस पर -2 जाएगा और बाहर की सरफेस पर +2 जाएगा। तो इनसाइड जो नेट चार्ज होगा, दैट नेट चार्ज इज 0। अभी देख लो, +2 -2 नेट कितना आ गया? 0। इसका ये कभी भी वायलेट नहीं होती प्रॉपर्टी। इनसाइड अ कंडक्टर चार्ज हमेशा 0 होगा। चलो भाई इसको रब करते हैं। कंडक्टर्स खत्म, नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक है। सनाउल ये कोई नई प्रॉपर्टी थोड़ी ना, देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 को ही तो कंबाइन करके रख दिया। डाइलेक्ट्रिक, अगर इंड्यूस चार्ज को अर्थ हिट कर दिया तो बाहर का चार्ज तो चला जाएगा, बट अंदर थोड़ी ना जाएगा। अगर ये +Q ये -Q, तो ही तुमने इसे अर्थ हिट कर दिया ना, तो ये +Q बाहर चला जाएगा, ये फ्री है, ये वाला अर्थ में नहीं जाएगा, क्योंकि इस +Q से बाउंडेड है ये इलेक्ट्रिक फोर्स से। तो अब भी नेट चार्ज इनसाइड 0 होगा। बाहर वाले तो फ्लो हुआ ना, अंदर तो अब भी नेट चार्ज 0 है। तौहीद। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक क्या चीज है? डाइलेक्ट्रिक उन मटेरियल्स को कहते हैं जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रांसफर तो कर देते हैं, बट उनमें कंडक्शन नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। जैसे आप कह रहे हो डाइलेक्ट्रिक्स हैं, दैट मीन्स दे आर सिंपली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, लेकिन इन मटेरियल्स में कंडक्शन तो नहीं हो सकता, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, लेकिन विदाउट कंडक्शन भी ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसफर कर देते हैं।
तो दोबारा सुन लो, डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। नॉन कंडक्टिंग मींस कंडक्शन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट जरूर ट्रांसफर कर देंगे। सो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है which transfer electric effect without conduction through induction। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो यहाँ कंडक्शन नहीं हो सकता, चार्ज कंडक्ट नहीं करेगा, बट स्टिल इलेक्ट्रिक इफेक्ट को थोड़ा बहुत ये ट्रांसफर कर देगा इंडक्शन के थ्रू। डाइलेक्ट्रिक एग्जांपल्स देखो, जैसे एयर है, इज अ डाइलेक्ट्रिक, ग्लास इज अ डाइलेक्ट्रिक। अगर आपने पेपर ले लिया, पेपर इज अ डाइलेक्ट्रिक। तो मान लीजिए आपने एक बॉडी ली, दिस इज प्लस क्यू, यहाँ एयर है, और यहाँ एक और बॉडी ले लिया आप। तो देखो यहां से यहाँ चार्ज कंडक्ट तो नहीं कर सकता, कंडक्ट करने के लिए तो वायर लगानी पड़ेगी, कंडक्ट नहीं करेगा। डाइलेक्ट्रिक्स कंडक्टर्स नहीं है, तो चार्ज यहाँ कंडक्ट नहीं करेगा, बट पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा। चार्ज कंडक्ट नहीं करेगा बट इंड्यूस हो जाएगा। सो एयर, ग्लास, पेपर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं डाइलेक्ट्रिक्स के। आरिफ कैसे सर जब कंडक्टिंग ही नहीं? हाँ आरिफ, ये मिल गया आंसर, इंडक्शन के थ्रू। इसे इंडक्शन कहते हैं कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रांसफर हो गया विदाउट कंडक्शन। दीज मटेरियल्स आर नोन एज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। कौन सा गैस? सारी गैसेस से मिलकर होता है अमान, सारी गैसेस से मिलकर होता है। अब एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है उस पर हम आएंगे, सारी गैसेस से मिलकर होता है। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक को फर्दर आप दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। एक वो डाइलेक्ट्रिक्स होंगे जिन्हें आप कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, दूसरे वो डाइलेक्ट्रिक्स हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। सो दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स हैं, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं, दूसरे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। चलिए इतना लिखिए। नेक्स्ट हम सैटरडे कंटिन्यू करेंगे। जैसे लास्ट वीक सैटरडे क्लास थी, सैटरडे फिजिक्स होगी 10:30 to 12, केमिस्ट्री 9 to 10:30। एक बार इम्बिसाज सर से पूछ लेना जरा, इम्बिसाज सर से एक बार पूछ लेना। मेरी क्लास तो है कंफर्म्ड है 10:30 to 12, इम्बिसाज सर की क्लास के लिए एक बार पूछ लेना उनसे क्लास में। चलो आज इसे यहीं छोड़ते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक वाला पोर्शन हम सैटरडे कंप्लीट कर देंगे। चलो भाई, ऑल फाइन, चलो अल्लाह हाफिज। नहीं फैजान, सैटरडे भी थी, लास्ट सैटरडे संडे दो दिन क्लास हुई है, तो अब 5 दिन क्लास हो रही है। चलो भाई, अल्लाह हाफिज।